सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। ये कहा करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जय हिंद दोस्तों। अब्दुल कलाम जब बचपन में छोटे थे, इनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। इनके पिताजी नाव चलाते थे। अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए अब्दुल कलाम नाव पर बिठाकर तीर्थयात्रियों को रामेश्वर मंदिर लेके जाया करते थे। जब तक तीर्थयात्री रामेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन किया करते थे, उतनी देर ये बैठ कर किताब पढ़ते थे। इनका परिवार बहुत बड़ा था, ये 10 भाई बहन थे। पैसे कमी तो होनी ही थी, तो इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ साइकिल से अखबार बेचना शुरू किया। सोचते थे इससे कुछ पैसा भी मिल जाएगा और चलते चलते पूरा अखबार भी पढ़ लूंगा। ये सुबह उठकर अखबार बेचते थे और चलते चलते पूरा अखबार पढ़ भी लेते थे। उसके बाद फिर ये स्कूल जाते थे। जब अब्दुल कलाम रात को पढ़ाई करते थे तो इनके घर में केरोसिन ऑयल से जलने वाली लालटेन हुआ करती थी, यानी मिट्टी के तेल से जलने वाली दीपक हुआ करती थी। रात को पढ़ने के लिए इनके पास 7 से 9 सिर्फ 2 घंटे का तेल था। जब इनके माता पिता ने देखा इनको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके माता पिता ने खुद को अंधेरे में रखा और अपने हिस्से का उजाला इनको दिया ताकि 2 घंटे एक्स्ट्रा यानी 9 से 11 बजे तक पढ़ सके। एक बार अब्दुल कलाम के क्लास के अंदर इनका एक दोस्त हुआ करता था, रामदास शास्त्री, जो कि प्रमुख पुरोहित का बेटा था। तो ये उसके साथ पहली बेंच पर बैठे थे। टीचर ने जैसे इनको देखा नाराज हो गया और खींच के थप्पड़ लगा दिया। बोला मुसलमान का लड़का होकर पंडित शास्त्री के बेटे साथ कैसे बैठा, भाग जाके पीछे बैठ। अब्दुल कलाम चुपचाप जाकर पीछे बैठ गए। उस दिन इन्होंने कसम खाई, मैं पीछे बैठ कर भी दुनिया बदलूंगा। इसलिए अपनी हर एक स्पीच में कहा करते थे, पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। जब अब्दुल कलाम 8 साल के थे, इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक टीचर बहुत अच्छा गणित पढ़ाते थे। तो एक दिन टीचर बोले, जो बच्चा नहा धोकर सुबह 4 बजे आएगा, मैं उसको सुबह 4 बजे क्लास फ्री में पढ़ाऊंगा। इनको पढ़ने का शौक था ही। अब ये सुबह 3 बजे उठकर ठंडे पानी से नहा धोकर तैयार होकर, चाहे ठंडी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम हो, सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे। जब ये 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो टीचर बच्चों को समझा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है। बच्चों को पूरा डिटेल का डिटेल बता रहे थे, लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था। तो टीचर ने क्या किया, बच्चों को समुद्र किनारे ले गए और वहां पर बच्चों को उड़ती हुई चिड़िया दिखाई। तो कलाम के दिमाग के अंदर वहीं से बैठ गया, मुझे आसमान में उड़ना है। एक दिन क्या हुआ, अपने स्कूल के किसी गलत क्लास में पहुंच गए। जब गलत क्लास के अंदर घुसे तो टीचर ने इनको एक थप्पड़ लगा दिया। बोला, जब तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारी क्लास कौन सी है, तुम क्या पढ़ोगे और क्या आगे बढ़ोगे। इसके बाद अब्दुल कलाम इतना पढ़ाई करी कि मैथमेटिक्स में 100 नंबर में से 100 नंबर ले आए। यहाँ की पढ़ाई पूरी होने के बाद इनको कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो इनके पास पैसे थे नहीं। इनकी बहन ने अपना सोना गहना बेचकर 1000 रुपए दिए, तब जाके इनका एडमिशन हुआ। कॉलेज में इनको विमान बनाने का प्रोजेक्ट मिला और ये विमान का डिजाइन बनाने में लग गए। जब विमान का डिजाइन बनाकर टीचर को दिखाया तो टीचर को विमान का डिजाइन पसंद ही नहीं आया। तो टीचर ने कहा, अगर तुम एक अच्छा डिजाइन नहीं बना सके ना अब्दुल कलाम, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। इतना सुनने के बाद इनके होश उड़ गए, ये डर गए, घबरा गए, मेरी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। बहन ने अपने गहने बेचकर मुझे 1000 रुपए दिए थे। इन्होंने अपने टीचर से कहा, मुझे 1 महीना का समय दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा प्लेन का डिजाइन बना के दूंगा। टीचर ने कहा, कोई 1 महीना मैं तुम्हें नहीं दूंगा, 3 दिन का समय देता हूँ। इसके बाद ये 3 दिन तक ना खाए ना सोए, 72 घंटे लगातार उसी में लगे रहे और अपनी पूरी जान झोंक दिए। 3 दिन के बाद जब प्लेन का डिजाइन बनाकर अपने टीचर को दिखाए तो उनके टीचर देखकर हैरान हो गए। इनके टीचर की आंखों में आंसू आ गए। बोला, बहुत बढ़िया डिजाइन है। इसके बाद इस कॉलेज से अच्छे नंबरों से पास हुए। अब्दुल कलाम जब इस कॉलेज से पास होकर निकले तो इनके पास इंटरव्यू के 2 ऑप्शन थे। आप सबको तो पता ही है, इन्होंने एयरफोर्स को चुना। जब एयरफोर्स का इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर 25 लोग एयरफोर्स का इंटरव्यू देने आए थे, जिसमें से 8 लोगों को चुना जाना था और इनकी रैंक आई 9वीं। सिर्फ 1 नंबर से फेल हो गए। इनका सपना था एयरफोर्स में जाने का, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत उदास हुए, निराश हुए। जब ये वहाँ से वापसी आ रहे थे तो ऋषिकेश उतर गए और वहाँ पर इनको मिले स्वामी शिवानंद। ये परेशान उदास तो थे ही, तो स्वामी शिवानंद इनसे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों उदास हो, क्या परेशानी है, बताओ। तो इन्होंने बताया, बाबा ऐसी ऐसी बात है। तो स्वामी शिवानंद ने कहा, बेटा भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है, तू क्यों डरता है, भगवान तुझे इससे भी अच्छे काम के लिए रखा है। उन्होंने अब्दुल कलाम को भगवत गीता दिए और बोले, तू इसको पढ़, तेरी हर परेशानी का जवाब इसमें मिलेगा और तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसको पता था, अगर एयरफोर्स में चले गए होते तो हमारे देश को इतने बड़े महान वैज्ञानिक कैसे मिलते। जब ये घर आए तो इनके पास डीआरडीओ की नौकरी बची थी, तो इन्होंने डीआरडीओ को ज्वाइन किया और ये प्रमोट होकर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए। विक्रम साराभाई एक महान साइंटिस्ट और इनके गुरु भी थे। 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से इनको सिलेक्ट किया गया कि नासा भेजे इनको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। अब्दुल कलाम 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका के नासा चले गए, जो कि नासा दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर है। नासा इनको देखकर चौंक गया, बोला ये लड़का बहुत ही जीनियस है। इनको बोला, हम तुम्हें अमेरिका की सिटीजनशिप दे रहे हैं, तुम यहीं पर किसी गोरे के साथ शादी
शादी करो और यहीं पे अपनी जिंदगी बसा लो और यहीं पे शिफ्ट हो जाओ और तुम्हें सैलरी देंगे इंडिया का 5 गुना ज्यादा। इनको तो अपने देश से प्यार था, अपने भारत माँ से प्यार था। देश सेवा के लिए इन्होंने अमेरिका के इस ऑफर को ठुकरा दिया और वापस अपने देश इंडिया आ गए। जब इन्होंने शुरुआत के समय में इसरो को ज्वाइन किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक अच्छा ऑफिस तक नहीं था। जो लोग नासा से ट्रेनिंग लेकर आए थे इन सभी को एक चर्च के अंदर अपना ऑफिस बनाना पड़ा और तबेले के अंदर अपना लिबर्टी बनाया, यानी जहाँ पर गाय भैंस रहती थी उस जगह साफ सफाई किए और अपना लिबर्टी बनाए और किसी तरह से काम करना शुरू किया। समुद्र किनारे नारियल के पेड़ बांधकर भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। उस समय जब रॉकेट को लॉन्च किया गया था तो रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगहों से साइकिल पर रखकर बैलगाड़ी पर रखकर लाया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रॉकेट बनाने में इतने बिजी रहते थे कि एक बार इनकी शादी फिक्स हो गई थी। उस समय इनकी उम्र 32 साल थी। इनके घर वाले बोले बेटा आज तुम्हारी शादी है, आज शाम को जल्दी आ जाना। इनके घर वाले रिश्तेदार सेरामनी में इंतजार करते रह गए कि अब्दुल कलाम आएगा, लेकिन ये रॉकेट बनाने में इतने लगे रहे कि इनको याद ही नहीं आया कि आज मेरी शादी है। एक बार इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपने शादी क्यों नहीं की, तो इन्होंने बताया मुझे शादी करना याद ही नहीं रहा। 1969 में जब अब्दुल कलाम को इसरो का डायरेक्टर बनाया गया तो इन्होंने सोचा क्यों ना SLV-3 को बनाया जाए। SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जिसके अंदर सैटेलाइट को रखकर स्पेस में भेजा जाता है और सैटेलाइट ऑर्बिट में जाकर सेट हो जाता है। इसको बनाने के लिए इनके पास पैसे थे नहीं तो इन्होंने सरकार से फंड मांगा। इंदिरा गांधी ने पब्लिक के सामने तो मना कर दिया, लेकिन पीछे से इनको थोड़ा सा फंड दे दिया और थोड़ा सा फंड मिलने के बाद ये अपने काम में जी जान से लग गए। अब्दुल कलाम 18 घंटे काम करते थे, साल के 365 दिन काम करते थे। 1969 से लेकर 1989 तक 10 साल इन्होंने पूरी जान लगाकर काम किया। इन्होंने सिर्फ 2 बार छुट्टी लिया, एक बार जब इनके पिता का देहांत हो गया था तब, और दूसरी बार जब इनके माता का देहांत हो गया था। बाकी दिन इन्होंने कभी छुट्टी नहीं लिया, चाहे सैटरडे संडे हो, 15 अगस्त या 26 जनवरी हो। 10 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद भी 1979 में जब SLV-3 रॉकेट को लॉन्च किया गया, इसके बाद ये फेल हो गया। जब SLV-3 रॉकेट फेल हो गया तो बहुत घबरा गए, क्योंकि पूरा देश इनको देख रहा था, पूरे देश विदेश की मीडिया इनको देख रही थी और उस समय इसरो के हेड भी थे। ये पूरी तरह से निराश हो गए थे। तो उस समय जो इसरो के प्रोफेसर थे सतीश धवन, उन्होंने इनको बुलाया क्योंकि अब मीडिया को जवाब भी देना था। इनकी और भी ज्यादा हालत खराब। सतीश धवन बोले आओ अब्दुल कलाम डरो मत, चलो बात करते हैं। ये डरते हुए मीडिया के सामने गए। मीडिया इनसे पूछने लगी तुमने देश का करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया, क्या हक था तुमको। सतीश धवन माइक अपने हाथ में ले लिए और बोले इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये टीम बहुत ही जबरदस्त है, पहली बार फेल हुए हैं, यही टीम 1 साल के अंदर दोबारा इसी SLV-3 को लॉन्च करेगी। अब्दुल कलाम इनकी बात सुनकर हैरान हो गए। इसके बाद इन्होंने दोबारा जी जान लगाकर मेहनत करी। इस बार अपनी पिछली गलतियों से तो सीख चुके थे और 1 साल के बाद फिर SLV-3 को लॉन्च किया गया और इस बार SLV-3 सफल हो गया। तो सतीश धवन इनको आकर शाबाशी दिए और दोबारा मीडिया को इंटरव्यू देने गए। तो इस बार सतीश धवन माइक अब्दुल कलाम के हाथ में दे दिए, बोले अब तुम सफल हो गए हो, अब तुम जवाब दोगे। अब्दुल कलाम हैरान हो गए। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका क्रेडिट वो खुद ले लेता है, लेकिन जब कोई फेल होता है उस पर रिएक्ट कैसा करना है ये हमें सतीश धवन से सीखना चाहिए। यानी जब अब्दुल कलाम सफल हुए तो सारा क्रेडिट कलाम को दे दिए और जब फेल हुए तो सारा का सारा जिम्मेदारी सतीश धवन अपने ऊपर ले लिए। इसके बाद इनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। इनसे प्रभावित इंदिरा गांधी भी हुई। इंदिरा गांधी ने सतीश धवन को अपने पास बुलाया और बोली मैं अब्दुल कलाम से मिलना चाहती हूँ। इन्होंने तुरंत अब्दुल कलाम को फोन लगाया और कहा इंदिरा गांधी आपसे मिलना चाहती हैं। इन्होंने कहा मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मैं तो फटी चप्पल में घूम रहा हूँ, मैं कैसे आकर मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कलाम तुम पहले से सफलता का सूट पहने हुए हो, तुम्हें कोई और सूट नहीं चाहिए, तुम इन्हीं कपड़ों में आ जाओ। जब इंदिरा गांधी के पास पहुंचे तो इंदिरा गांधी से मिलकर बहुत प्रभावित हुई। इंदिरा गांधी बोली अब्दुल कलाम अब तुम्हें डिफेंस में और भी काम करना पड़ेगा। हमारे पड़ोसी देश चाइना पाकिस्तान मिसाइल की तैयारियां कर रहे हैं, तुम मिसाइल बनाओ अपने देश के लिए। और उसी समय वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी से पहली बार इनकी मुलाकात हुई। अब्दुल कलाम जब अटल जी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाए तो अटल जी इनसे हाथ नहीं मिलाए, अटल जी सीधे इनको गले लगा लिए। इंदिरा गांधी मुस्कुराते ही बोली ध्यान रखना अटल जी ये मुसलमान है। अटल जी बोले ये मुसलमान बाद में है, पहले हमारे देश का नागरिक है और हमारे देश के महान साइंटिस्ट हैं। अब्दुल कलाम इनको देखकर मुस्कुराने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।